नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्जाम सभा में। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ इंडियन पॉलिटी का सेकंड लेक्चर आप यहाँ पे देखेंगे। और फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, इंडियन पॉलिटी में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश में देखने को मिलता है, जो संविधान के मूलभूत नियम देखने को मिलते हैं, तो उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके बैकग्राउंड के बारे में हम देख रहे थे। तो वो लेक्चर मैं पहला लेक्चर बना चुका हूँ। तो आज सेकंड लेक्चर पे आएंगे, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अभी भी हम चलेंगे, उसी पे बात करेंगे। उसमें जैसे मैंने अगर थोड़ा सा रिकैप करने की कोशिश करूँ पिछले वीडियो को, आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो दिखेगा। तो उसमें हमने ये बताया था कि जब 1600 सेंचुरी के आसपास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आई, तो उसने क्या किया, सबसे पहले व्यापार करने के लिए भारत आई थी। लेकिन और उन्होंने क्या किया था, एकदम प्रॉपर अच्छे तरीके से क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से उन्होंने 1765 में कंपनी ने क्या किया था कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी देना शुरू कर दिया था। तो वो सब बातें हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने देखा कि हमारा देश कैसे 1947 में आज़ाद होता है। आज़ाद होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनता है हमारे देश का, और वो कम्प्लीटली जो है वो लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। तो ये हो गया आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अभी हम धीरे धीरे करके डिटेल में जाएंगे, लेकिन क्योंकि लगभग 200 सालों तक हमारे देश में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने शासन किया, मतलब ब्रिटिश नियमों के तहत हमारा शासन होता था देश का, तो ये ऑब्वियस बात थी कि हमारे सोसाइटी में जो भी नियम बने होंगे और जो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चीज़ें बनी होंगी, वो निर्भर करती होंगी कहीं ना कहीं आपका उनके पुराने इतिहास पे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जाना जरूरी है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जाना जरूरी है। तो इसमें पहला नियम जो हमें दिखाई देता है वो है आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसको पढ़ाने के पहले मैं एक बात और बता दूं, जो कंपनी रूल था और जो क्राउन रूल था, इसमें क्या डिफरेंस है। तो आप ये समझिए कि 1773 से लेकर के 1857 की जो आपकी क्रांति हुई थी, जिसको ये लोग सेपॉय म्यूटिनी कहते थे, मतलब सैन्य विद्रोह कहते थे, तो वहां तक जो है शासन ऑफिशियली कौन करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। केवल नियम कानून जो है वो आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा बनाए जाते थे, ठीक है। लेकिन जो है यहाँ पे शासन कौन करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी ही करती थी। लेकिन 1858 जैसे ही आया, मतलब सेपॉय म्यूटिनी के जस्ट बाद, कंप्लीटली उसको ट्रांसफर कर दिया गया क्राउन रूल को, ठीक है। उसके बाद हमारे देश में किसका शासन हुआ, क्राउन रूल का। कब, 1858 में। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो हम अभी इसका फर्स्ट सेक्शन देख रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे कंपनी रूल की। तो कंपनी रूल कब से कब तक था, 1773 से लेकर के 1858, जबकि आपका सेपॉय म्यूटिनी खत्म हुआ था। सो आज का जो टॉपिक था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की, आप उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस इसका जो है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पहली बार कुछ ऐसा नियम आया था जिसके तहत हमारे देश का शासन चलने वाला था। इसका ये फर्स्ट स्टेप था, मतलब इसको मैं बोलूँगा फर्स्ट स्टेप टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द ईस्ट इंडिया कंपनी एज वेल एज द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के बड़े क्षेत्रों में व्यापार करती थी, ठीक है। उन्होंने क्या अपनी फैक्ट्रियाँ बना रखी थी, तो उसको रेगुलेट करने के लिए एक बात की इंपॉर्टेंस हमेशा दिखती थी कि उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव जो रूल है उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। तो उसी को लेकर के यहाँ पे बात हो रही है। उन्होंने क्या किया है कि पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ कंपनी जो है उसको कैसे रेगुलेट किया जाएगा, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट बताने वाली थी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात तो आपको समझ में आ ही रही होगी। नेक्स्ट आपका है कि स्टार्ट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। मतलब कि अभी तक हमारे देश में अंग्रेजों के पहले क्या होता था कि कई अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्रों में राजा राज करते थे, तो वो अपने हिसाब से नियम कानून को बनाते थे। तो कोई सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम नहीं था। मतलब जैसे आज के डेट में अगर आप देखो तो प्राइम मिनिस्टर होता है, उसकी कैबिनेट होती है। तो प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट क्या करती है, हमारे देश को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम प्रोवाइड करती है। तो इस तरीके का पहला सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो आपका मॉडर्न इंडिया में देखने को मिला, वो आपका यहीं से देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये पहला स्टेप था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करना शुरू किया। ऐसा नहीं है कि इसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी काम नहीं करती थी या फिर अपनी सैनिक नहीं रहती थी, लेकिन कोई प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई नियम कानून ब्रिटिश गवर्नमेंट से नहीं आया था, ठीक है। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। उसके साथ साथ एक फाउंडेशन क्रिएट हुआ आपका, जिसमें कई फीचर्स थे, मतलब इसके कुछ इंपॉर्टेंस रहे होंगे, कुछ इसके प्रॉपर्टीज रही होंगी। उसको हम समझते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कौन कौन से फीचर्स थे
या फिर कौन कौन से प्रोविजन किए गए थे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार आपसे एग्जामिनेशन में पूछता है कि नाउ द गवर्नर ऑफ बंगाल जो था, ठीक है, उसको डेजिग्नेट किया गया एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले 1773 के पहले बंगाल हो गया, मद्रास हो गया और बॉम्बे हो गया। ये तीन आपका इंपॉर्टेंट प्रोविंस, प्रोविंस किसको कहते थे? प्रांत को कहते थे। तो तीन इंपॉर्टेंट प्रोविंस होते थे और तीनों में क्या होता था कि गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ बॉम्बे। लेकिन अब क्या हुआ कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, क्योंकि जैसे इंडिया की कैपिटल आज के डेट में न्यू दिल्ली है, तो वो ज़्यादातर काम जहाँ से प्रशासनिक कार्य होते हैं उसी को कैपिटल बनाया जाता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता था वो बंगाल से होता था, इसलिए उसमें डेजिग्नेट किया गया गवर्नर ऑफ बंगाल को, उसकी पावर बढ़ा करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। यहाँ पे आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो आपका किसके जगह पे हुआ है? गवर्नर ऑफ बंगाल की जगह पे, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि इसके साथ साथ एक काउंसिल बनाई गई जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करेगा, और वो काउंसिल जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहलाई। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में क्या डिफरेंस है? तो लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होती है? नियम कायदे बनाती है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या करती है? उसको एग्जीक्यूट कराती है या फिर उसको उस पर अमल करवाती है, जिसको हिंदी बोलते हैं ना, अमल करवाती है। सो क्रिएटेड एग्जीक्यूटिव काउंसिल विद 4 मेंबर्स, और उसके साथ में 4 मेंबर्स उसके साथ में थे। मतलब आप ऐसे समझो, पहला तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा, ठीक है, सेंटर में। और ऐसा पहला गवर्नर जनरल जो है आपका वारेन हेस्टिंग्स रहा था, ये भी आप जानते रहिए। और उसके एग्जीक्यूटिव कार्यों में हेल्प करने के लिए 4 एक्स्ट्रा मेंबर्स भी दिए गए थे उसकी हेल्प करने के लिए। ठीक है, अब इसके साथ साथ कुछ और फीचर्स हैं, जैसे कि गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास जो था वो अब सब ऑर्डिनेट हो चुके थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। कहने का मतलब कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल होगा उसको रिपोर्ट करेंगे कौन? जो बॉम्बे के गवर्नर होंगे और मद्रास के गवर्नर। आप इसको ऐसे समझो जैसे कि राज्यपाल होता है, तो राज्यपाल किसको रिपोर्ट करता है? राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है। ठीक है, वो सबऑर्डिनेट होता है। ठीक उसी तरीके से कि अलग अलग प्रांतों के जो आपके राज्यपाल होते थे, गवर्नर होते थे, वो किसको रिपोर्ट करते थे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो मतलब बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसकी पावर ज्यादा थी। ठीक है, वो एक तरीके से राष्ट्रपति का कार्य करता है। नेक्स्ट है आपका है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इन कैलकाता। तो पहले कलकत्ता कहते थे, आज के डेट में कोलकाता कहते हैं। सो कोलकाता क्योंकि उनका राजधानी थी, उनका प्रशासन वहीं से चलता था, तो उन्होंने 1774 में सुप्रीम कोर्ट बनाया वहीं पे। सुप्रीम क्या होती है? अपेक्स कोर्ट होता है किसी भी देश का। तो इंडिया में जो है सुप्रीम कोर्ट इस समय, हमारी सुप्रीम कोर्ट न्यू दिल्ली में है। तो उसके बाद हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट आपका कई प्रदेशों में होता है। तो 1774 में सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपका कलकत्ता में स्थापित किया गया। किसके अंतर्गत? ये आपका रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत ही था। इसमें एक चीफ मिनिस्टर और 3 अदर जजेस को यहाँ पे, सॉरी चीफ मिनिस्टर नहीं, चीफ जस्टिस, जैसे कि चीफ जस्टिस हमारे देश में आज भी होते हैं, उनके साथ में कुछ अदर जस्टिस भी होते हैं, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन 1 चीफ जस्टिस होता है, उसके साथ में 3 अदर जजेस होते हैं उसकी हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट है आपका है कि जो कंपनी के सर्वेंट थे, मतलब कंपनी कौन सी? हम वी आर टॉकिंग अबाउट ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कंपनी के जो सर्वेंट हुआ करते थे उनको रोक दिया गया, प्रोहिबिट कर दिया गया कि वो प्राइवेट ट्रेड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। पहले क्या होता था कि बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार होता था ईस्ट इंडिया कंपनी में, कि जो प्राइवेट लोग होते थे वो भी क्या करते थे? अपना अलग से व्यापार करते थे, सरकारी नौकरी भी करते थे। तो उससे कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो देखने को मिलता था। सो प्राइवेट ट्रेड्स से उनको प्रोहिबिट कर दिया गया, एकदम स्पष्ट मना कर दिया गया। और वो किसी से प्रेजेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। मान लीजिए इसको क्या माना जाता था? इसको ब्राइब माना जाता था, कि मान लीजिए किसी ने आपको घूस दिया किसी भी चीज को पास कराने के लिए, कोई परमिट जारी करने के लिए, तो उसको समाप्त करने के लिए भी यहाँ पे नियम उठाए गए। नेक्स्ट आपका है कि इससे क्या हुआ? स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। इस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि हम जानते हैं कि हम कॉलोनी थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा था कि यहाँ पे व्यापार भी करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन भी देखेंगे, लेकिन कंट्रोल जो बढ़ा वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर भी बढ़ा, और इंडिया के प्रशासन के ऊपर भी नजर जो है वो आपका लगातार बनाए रखे। अब 1773 में ठीक है नियम तो बनाया, लेकिन उसको जब इम्प्लीमेंट करने गए तो कई खामियां देखी। जैसे कि कुछ खामियों को उन्होंने क्या किया कि डिटेक्ट किया, उसको रेटिफाई किया,
और रेक्टिफाई करते हुए उन्होंने एक नया अमेंडमेंट एक्ट लाया, जल्द ही लाया, 8 साल के अंदर ला दिया, 1781 में। तो उसमें उन्होंने क्या किया, टू रेटिफाई द डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। उन्होंने 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके जो भी डिफेक्ट थे उसको रेटिफाई करने का कार्य किया, उसको ठीक करने का काम किया। जैसे, और इसको एक और नियम से जानते हैं, इसका और नाम है, क्या है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, मतलब इसको सेटलमेंट का एक्ट कहा गया। इसमें बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, इसको आप याद रखिएगा, कहीं पे आप कोट कर सकते हैं, एग्जामिनेशन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। जैसे इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो जीजी मतलब गवर्नर जनरल मैंने लिख दिया है। गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल होता था और उसकी जो काउंसिल होती थी उसको एग्जेम्प्ट किया गया फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन। क्योंकि ऐसा होता था जैसे आज के डेट में अगर सरकारें ठीक काम नहीं करती हैं, जबरदस्ती का कोई भी नियम कानून लाती हैं, तो उसको संवैधानिक मान्यता प्राप्त कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ठीक उसी तरीके से पहले भी ऐसा नियम था रेगुलेटिंग एक्ट में, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, चेंज देखने को मिला कि इस अमेंडमेंट में कहा गया कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा और उसकी जो काउंसिल होगी वो सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से अलग होगी, ये बात कही गई। नेक्स्ट आपका है कि रेवेन्यू मैटर जो है उसको भी सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत नहीं लाया जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि छोटे छोटे कामों के लिए विवाद उत्पन्न किया जाता है और उनको कुल मिला के ऐसा समझो कि गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को फ्री हैंड दे दिया गया कि आप लूटो खाओ और पैसे जमा करो। ठीक है, इसको इसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट आपका है कि लॉ एज पर पर्सनल कम्युनिटी, मतलब कि कम्युनिटी के हिसाब से, नियम कानून के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपका कानून जो है उसका पालन कराती थी। जैसे हिंदू के लिए क्या था कि हिंदू वर ट्राइड बाय हिंदू लॉ, हिंदू का जो पहले लॉ चलता था उसी के हिसाब से, जैसे कि उसमें सती प्रथा हो गया, ये सब चीजें, कई चीजें थी जिसको बाद में रुका गया। अब बाद में रिफॉर्मर्स आए, ठीक है, तो शादी की एज कुछ अलग होती थी, पैतृक संपत्ति कैसे ट्रांसफर होती है उसका भी नियम कानून हिंदू में अलग होता था, मुस्लिम में अलग होता था। तो इंपॉर्टेंट कम्युनिटी हिंदू मुस्लिम थी, तो इसलिए क्या किया गया, हिंदुओं को हिंदू लॉ के हिसाब से और मुस्लिम्स को मोहम्मदन, जो आपका मोहम्मदन लॉ था उसके हिसाब से उनको लॉ बनाया गया और उनका अपील जो है उनको ट्राई किया जाता था। सो नेक्स्ट आपका है कि गवर्नर जनरल काउंसिल जो है नाउ इम्पावर टू मेक लॉ फॉर प्रोविंशियल कोर्ट। अब ये जो गवर्नर जनरल है उसके पास एक पावर है कि वो जो प्रांतीय कोर्ट हैं, मतलब जो प्रदेश में जो कोर्ट स्थापित किए गए हैं या फिर प्रांतीय जो सरकारें हैं, जैसे कि गवर्नर ऑफ बंगाल तो गवर्नर जनरल हो गया था, गवर्नर ऑफ बॉम्बे हो गया, गवर्नर ऑफ मद्रास हो गया, तो उन सभी पर जो नियम बनेंगे उसको बनाने का कार्य सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी, बल्कि कौन करेगा, जो काउंसिल बनी है गवर्नर जनरल के साथ में। तो ये आपका मैंने रेगुलेटिंग एक्ट समझाने की कोशिश की। ये आपका सेकंड वीडियो था, फर्स्ट वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर दे सकते हैं। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको ठीक लगा हो तो आप हमारा चैनल एग्जाम सभा है उसको आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।